नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। तो जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाओ। उसके बाद में पढ़ाई शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉप 50 प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो जल्दी से सभी साथी लाइव जुड़ जाओ। उसके बाद में पढ़ाई शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर 50 प्रश्नों में से कम आपके 30 प्लस सही होने चाहिए, तो जल्दी से जुड़ जाओ और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आपके सामने आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि विकास की अवधारणा होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि विकास की अवधारणा होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है मूर्त, 2 नंबर है मूर्त, 3 नंबर है उपरोक्त दोनों और 4 नंबर है उभयमुखी। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, तो जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो सही हो जाएगा। विकास की अवधारणा होती है, कैसी होती है? अमूर्त होती है, और वृद्धि की जो अवधारणा होती है वो मूर्त होती है, ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि विकास होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विकास होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अचेतन मन का परिणाम स्वरूप, 2 नंबर है चेतन मन का परिणाम स्वरूप, और 3 नंबर है अर्धचेतन के परिणाम स्वरूप, और 4 नंबर है तीनों के परिणाम स्वरूप। जल्दी से बता दो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि विकास होता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अचेतन मन के परिणाम स्वरूप, 2 नंबर है चेतन मन के परिणाम स्वरूप, और 3 नंबर है अर्धचेतन के परिणाम स्वरूप, और 4 नंबर है तीनों के परिणाम स्वरूप। जल्दी से बता दो सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास होता है, विकास कैसा होता है? चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, 2 नंबर है अरस्तु, 3 नंबर है वाटसन, और 4 नंबर है मैकडूगल। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को जनक माना जाता है। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि किस सिद्धांत को BF स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सिद्धांत को BF स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है? आपके सामने पहला ऑप्शन है पुनर्बलन का सिद्धांत, 2 नंबर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, 3 नंबर है सूझ का सिद्धांत, और 4 नंबर है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जल्दी से बताएं सभी साथी कि किस सिद्धांत को BF स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पुनर्बलन के सिद्धांत को, जिसको क्लार्क हल ने दिया था, उसको BF स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न की सही से सुमेलित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक निर्मितवाद बराबर में दे रखा है वाइगोत्स्की, 2 नंबर है सामाजिक निर्मितवाद बराबर में जीन पियाजे, और 3 नंबर ऑप्शन है त्रिज्यीय निर्मितवाद बराबर में जेरोम ब्रूनर, और 4 नंबर है उपरोक्त सभी सुमेलित है। जल्दी से बता दो कि सही से सुमेलित है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल मात्र 3 नंबर ऑप्शन सही सुमेलित है। त्रिज्यीय निर्मितवाद किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने दिया था। जो संज्ञानात्मक निर्मितवाद है वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। और सामाजिक निर्मितवाद किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांतों की श्रेणी में नहीं आता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, 2 नंबर है क्षेत्रीय सिद्धांत, 3 नंबर है गेस्टाल्ट सिद्धांत, और 4 नंबर है अनुभवजन्य सिद्धांत। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा।
जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी खराब न हो। तो कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांतों की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुभवजन्य सिद्धांत इस श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित करता है, इसमें कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित करता है, इसमें कौन सी रक्षा युक्ति का प्रयोग हुआ है? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय, 2 नंबर है अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय, 3 नंबर है प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और 4 नंबर है अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा उपाय कौन सा है? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति उपाय है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह कथन किसका है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है बीएफ के अंदर, 2 नंबर है क्लार्क हल, 3 नंबर है स्मिथ और 4 नंबर है वाटसन। जल्दी से बताएं कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसका कथन है? शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक है, क्या है? आपके सामने पहला ऑप्शन है स्वतंत्र चर, 2 नंबर है मध्यस्थ चर और 3 नंबर है आश्रित चर और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताएं सभी साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक है, तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर है। और मध्यस्थ चर क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम। और स्वतंत्र चर क्या होता है? शिक्षक होता है। और जो बालक होता है वो आश्रित चर होता है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है, किन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक की लंबाई पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि किन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक की लंबाई पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है स्किन फेल्ड, 2 नंबर है बोस और 3 नंबर है उपयुक्त दोनों और 4 नंबर है कुमारी वर्क। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक की लंबाई पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो स्किन फेल्ड और बोस का मानना है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है कि विकासात्मक संवेग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है विर्जेज, 2 नंबर है वाटसन, 3 नंबर है जॉन डीवी और 4 नंबर है जीन पियाजे। जल्दी से बताएं कि विकासात्मक संवेग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विर्जेज ने किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि सामाजिककरण द्वारा मानव शिशु का व्यवहार कैसा हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सामाजिककरण द्वारा मानव शिशु का व्यवहार कैसा होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अलौकिक, 2 नंबर है परिमार्जित, 3 नंबर है विकृत और 4 नंबर है अद्वितीय। जल्दी से बताएं सभी साथी। सामाजिककरण द्वारा मानव शिशु का व्यवहार कैसा हो जाता है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सामाजिककरण द्वारा मानव शिशु का व्यवहार परिमार्जित हो जाता है। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है कि आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? आपके सामने पहला ऑप्शन है व्यक्तिक शाब्दिक, 2 नंबर है सामूहिक शाब्दिक, 3 नंबर है असामूहिक शाब्दिक और 4 नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है?
तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है? असामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न की किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है लचीलेपन का अभाव, 2 नंबर है जिज्ञासा, 3 नंबर है समस्या के प्रति सजग न होना और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दो कि किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। पहला ऑप्शन है लचीलेपन का अभाव, 2 नंबर है जिज्ञासा, 3 नंबर है समस्या के प्रति सजग न होना और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सृजनशील बालक का लक्षण क्या है? जिज्ञासा है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है कि इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है। आपके सामने प्रश्न है कि इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, 2 नंबर है विलियम जेम्स, 3 नंबर है स्टर्न और जॉनसन, 4 नंबर है बीएफ स्किनर और वाटसन। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टर्न और जॉनसन इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसके अंदर अल्फ्रेड विने का नाम भी आता है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। और जॉनसन ने इसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा है। उसके बाद में आपके सामने सबसे पुराना सिद्धांत भी है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत इसी को माना जाता है। उसके बाद में आपके सामने 16 नंबर प्रश्न की पूर्ति, गणित, शब्द भंडार तथा निर्देश बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक कौन है। आपके सामने पहला ऑप्शन है थ्रस्टन, 2 नंबर है थॉर्नडाइक, 3 नंबर है अल्फ्रेड विने और 4 नंबर है एयरमैन। जल्दी से बता दो पूर्ति, गणित, शब्द भंडार तथा निर्देश बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादक कौन है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसके प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न की मूल्यांकन का अर्थ है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि का मापन, 2 नंबर है स्वास्थ्य की चिंता, स्वास्थ्य की जांच, 3 नंबर है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि का मापन, 2 नंबर है स्वास्थ्य की जांच, 3 नंबर है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न की निम्न में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, 2 नंबर है प्रतिमाएं, 3 नंबर है समप्रत्यक्ष और 4 नंबर है सूत्र। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका चिंतन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण किसे माना जाता है? समप्रत्यक्ष को माना जाता है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न के अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कि अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन है चित्रकार, 2 नंबर है साहित्यकार, 3 नंबर है कवि और 4 नंबर है व्यवसायी। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे आपके सामने पहला ऑप्शन है वे छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, 2 नंबर है छात्र कक्षा में शांत रह सके, 3 नंबर है छात्र शिक्षक की योग्यता का लोहा मान सके और 4 नंबर है अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। जल्दी से बताएं कि शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वे छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न की अवदान का संबंध
किससे होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि अवधान का संबंध किससे होता है? आपके सामने पहला है शारीरिक विकास से, 2 नंबर है मानसिक विकास से, 3 नंबर है सामाजिक विकास से और 4 नंबर है नैतिक विकास से। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि अवधान का संबंध किससे होता है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अवधान का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से संबंध होता है। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न की प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छा है कि प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है। क्या है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, 2 नंबर है मानसिक विकास, 3 नंबर है सामाजिक विकास और 4 नंबर है नैतिक विकास। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? मानसिक विकास अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है उचित मानसिक विकास, 2 नंबर है उचित शारीरिक विकास, 3 नंबर है उपयुक्त दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो कि किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? उचित मानसिक विकास आवश्यक होता है, 2 नंबर है उचित शारीरिक विकास आवश्यक होता है, या उपयुक्त दोनों होते हैं, या 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 24 नंबर प्रश्न है कि मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बुद्धि को, 2 नंबर है अधिगम को, 3 नंबर है पर्यावरण को और 4 नंबर है अभिप्रेरणा को। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अधिगम को प्रभावित करती है मानसिक विकास की मंदता। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, 2 नंबर है प्रेरणा, 3 नंबर ऑप्शन है सामाजिकरण और 4 नंबर है चिंतन। जल्दी से बता दो कि किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिकरण के द्वारा एक मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि जब बालक अपनी असफलताओं के दोष किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, वह विधि कहलाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है युक्तिकरण समायोजन, 2 नंबर है प्रक्षेपण समायोजन, 3 नंबर है उदात्तीकरण समायोजन और 4 नंबर है स्थापनापन्न समायोजन। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? जब बालक अपनी असफलताओं के दोष किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, तो वह विधि कहलाती है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा समायोजन क्या कहलाता है? स्थापनापन्न समायोजन कहलाता है। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति के समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का संपूर्ण योग है। यह कहा है, किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है लिंटन ने, 2 नंबर है वाटसन ने, 3 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा ने और 4 नंबर है मैकाइवर ने। जल्दी से बताएं कि व्यक्ति के संपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का संपूर्ण योग है। यह किसने कहा है? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसने कहा है? लिंटन ने कहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है स्किनर व हल, 2 नंबर है टोलमैन व गुथरी, 3 नंबर है हल व गुथरी और 4 नंबर है ये सभी। जल्दी से बताएं कि कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है?
कौन सा युग्म सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण मानता है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टोलमैन व गुथ्री पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है कि बाल विकास में 1 नंबर ऑप्शन है प्रक्रिया पर बल है, 2 नंबर है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, 3 नंबर है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, और 4 नंबर उपयुक्त सभी है। जल्दी से बताएं। आपके सामने पहला ऑप्शन है, प्रश्न है आपके सामने बाल विकास में आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, 2 नंबर है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, 3 नंबर है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के मध्य का अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न है कि थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थार्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था उसका आधार क्या था? आपके सामने पहला ऑप्शन है शारीरिक गठन और शकल सूरत, 2 नंबर है आपके सामने रचनात्मक और मौलिकता, 3 नंबर है समायोजन और बुद्धि, और 4 नंबर है चिंतन और कल्पना। जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना है, तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न की अलमारी में रखी वस्तु जब हम वहां नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कुछ देर बाद सोचने पर पता चलता है कि पुस्तक तो हमने दोस्त को दे दिया है, यह व्यक्ति के किस मानसिक स्तर से संबंधित है? आपके सामने पहला ऑप्शन है चेतन, 2 नंबर है अर्धचेतन, 3 नंबर है अचेतन, और 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं कि अलमारी में रखी वस्तु जब हम वहां नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, कुछ देर बाद सोचने पर पता चलता है कि पुस्तक तो हमने दोस्त को दे दिया है, यह व्यक्ति के किस मानसिक स्तर से संबंधित है? जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किस मानसिक स्तर से संबंधित है? अर्धचेतन मन से संबंधित है। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है कि लिंटन नामक मनोवैज्ञानिक ने किस संवेग को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है? लिंटन नामक मनोवैज्ञानिक ने किस संवेग को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रोध, 2 नंबर है डर, 3 नंबर है प्रेम, और 4 नंबर है घृणा। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंटन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रेम संवेग को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इदम, 2 नंबर है अहम, 3 नंबर है परा अहम, और 4 नंबर है ये सभी। जल्दी से बताएं कि व्यक्तित्व को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। आपके सामने पहला ऑप्शन है इदम, 2 नंबर है अहम, 3 नंबर है प्रा अहम, और 4 नंबर है ये सभी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व को संतुलन बनाए रखने में इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से गिलफोर्ड द्वारा बताए गए संवेगों का वर्गीकरण है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्राथमिक संवेग, 2 नंबर है गौण संवेग, 3 नंबर है कृत्रिम केंद्रित संवेग, और 4 नंबर है उपयुक्त सभी में उपयुक्त सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी कि निम्न में से गिलफोर्ड द्वारा बताए गए संवेगों का वर्गीकरण है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गिलफोर्ड ने संवेगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, और कुल कितने संवेग बताए हैं गिलफोर्ड ने? 14 संवेग बताए हैं। इन तीनों के अंदर ही इन्होंने बताए हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार से संवेगों का वर्गीकरण किया। एक तो किया प्राथमिक संवेग, 2 नंबर गौण संवेग, और एक होते कृत्रिम केंद्रित संवेग। तो उपयुक्त सभी इनका वर्गीकरण है। तो ध्यान में रखना, इन्होंने संवेगों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? 3 प्रकार से किया है, और कुल संवेगों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है? 14 बताई है।
उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है, किसका मानना है? आपके सामने पहला ऑप्शन है टर्मन, 2 नंबर है जीन पियाजे, 3 नंबर है थायरनडाइक और 4 नंबर है स्पीयरमैन। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है, किसका मानना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसका मानना है? थायरनडाइक का मानना है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न की बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था के अंदर होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, 2 नंबर है पूर्व समक्रियात्मक अवस्था, 3 नंबर है मूर्त समक्रियात्मक अवस्था और 4 नंबर है औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा? बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बौद्धिक योग्यता का विकास मूर्त समक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न की मानव बुद्धि, यहाँ पे है 37 नंबर की सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था के अंदर बोलना सीख जाते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 11 माह में, 2 नंबर है 16 माह में, 3 नंबर ऑप्शन है 34 माह में और 4 नंबर है 51 माह में। जल्दी से बताएं कि सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 11 माह के अंदर सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न की थायरनडाइक के अभ्यास एवं प्रभाव के नियम क्या सीखने में सहायक होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि थायरनडाइक के अभ्यास एवं प्रभाव के नियम क्या सीखने में सहायक होते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है स्वतंत्र चर, 2 नंबर है आश्रित चर, 3 नंबर है यंत्र एवं उपकरण और 6 नंबर है ये सभी। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थायरनडाइक के अभ्यास एवं प्रभाव के नियम क्या सीखने में सहायक होते हैं? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, यंत्र एवं उपकरण, तो तीनों सीखने में सहायक होते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न के एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाने वाला बुद्धि परीक्षण कहलाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, 2 नंबर है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, 3 नंबर है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और 4 नंबर है सामाजिक बुद्धि परीक्षण। जल्दी से बताएं कि एक समय में एक ही व्यक्ति को दिया जाने वाला बुद्धि परीक्षण कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही समय में एक ही व्यक्ति को दिए जाने वाला बुद्धि परीक्षण क्या कहलाता है? वैयक्तिक विशेष बुद्धि परीक्षण कहलाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न की मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है ब्लूम ने, 2 नंबर है BF स्किनर ने, 3 नंबर है जॉन डीवी ने और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड ने। जल्दी से बताएं कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो किसने कहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के 3 अंग होते हैं, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने महत्वपूर्ण
पहलू माने हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2, 2 नंबर ऑप्शन है 3, 3 नंबर ऑप्शन है 4 और 4 नंबर ऑप्शन है 5। जल्दी से बताएं कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं। जल्दी से बता दो सभी साथी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं, तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं, 4 माने हैं, तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न की गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न की गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है। आपके सामने पहला ऑप्शन है आल्पोर्ट ने, 2 नंबर है BF स्किनर ने, 3 नंबर है जॉन डीवी ने और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड ने। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या आल्पोर्ट ने की है, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि केटल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल कितनी संख्या बताई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि केटल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल कितनी संख्या बताई है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 100, 2 नंबर ऑप्शन है 160, 3 नंबर ऑप्शन है 171 और 4 नंबर 120। जल्दी से बता दो कि केटल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल कितनी संख्या बताई है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जल्दी से बता दो कि केटल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल कितनी संख्या बताई है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। केटल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या कितनी बताई है, 171 संख्या बताई है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है कि दार्शनिक और विचारक व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दार्शनिक और विचारक व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बहिर्मुखी, 2 नंबर है अंतर्मुखी, 3 नंबर है उभयमुखी और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बता दो सभी साथी कि दार्शनिक और विचारक व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दार्शनिक और विचारक व्यक्तियों का व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति और साहित्यिक रुचि वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है। आपके सामने प्रश्न है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति और साहित्यिक रुचि वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है बहिर्मुखी, 2 नंबर है अंतर्मुखी, 3 नंबर है उभयमुखी और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा कि जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हैं और जिनकी साहित्य के अंदर रुचि होती है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न की व्यक्तित्व में निहित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समग्रता, 2 नंबर है बुद्धि, 3 नंबर है विकेंद्रीकरण और 4 नंबर है उपयोगिता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तित्व में निहित है, क्या निहित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है समग्रता, 2 नंबर है बुद्धि, 3 नंबर है विकेंद्रीकरण और 4 नंबर है उपयोगिता। जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व में निहित है, क्या है, समग्रता निहित है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 47 नंबर प्रश्न की व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है गत्यात्मकता, 2 नंबर है वातावरण के साथ समायोजन, 3 नंबर है सामाजिकता और 4 नंबर है अभिप्रेरणा। आपके सामने 47 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है गत्यात्मकता, 2 नंबर है वातावरण के साथ समायोजन, 3 नंबर है सामाजिकता और 4 नंबर है अभिप्रेरणा।
तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है? अभिप्रेरणा विशेषता नहीं है। तो आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है कि सामुदायिकता है क्या है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक, 2 नंबर है अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरक और 3 नंबर है जन्मजात अभिप्रेरक और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है कि सामुदायिकता है क्या है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक, 2 नंबर है अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरक और 3 नंबर है जन्मजात अभिप्रेरक। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सामुदायिकता क्या है? अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक है, तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 49 नंबर प्रश्न की एक पशु अपने बच्चों को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अर्जित, 2 नंबर है जन्मजात, 3 नंबर है समस्यात्मक और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि एक पशु अपने बच्चों को मार कर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। क्या है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अर्जित, 2 नंबर है जन्मजात, 3 नंबर है समस्यात्मक और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पशु अपने बच्चों को मार कर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक कौन सा होगा? जन्मजात होगा। उसके बाद में आज के इस वीडियो का आपके सामने लास्ट प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में नाम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में नाम है। आपके सामने पहला ऑप्शन है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। उसके बाद में है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 और 4 नंबर है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2012। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का राजस्थान में क्या नाम है? राजस्थान में क्या नाम है उसका? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 है, क्योंकि भारत के अंदर तो 2010 में लागू हुआ था, 10 अप्रैल 2010। उसके बाद में राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ था, तो इसका नाम भी क्या है? 2011 अधिनियम रखा गया है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया था आज के इस वीडियो के अंदर। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रोज़ाना आप इस प्रकार से लाइव टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। और इसकी PDF आप सुबह जल्दी ही टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना। तो सभी साथी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए। और जिन साथियों ने वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। सभी साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ।